नमस्कार। राम राम साय कई हालचाल है जीवड़ा थांका। आशा और उम्मीद करूं कि मारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। हम राजस्थान का सुनहरा इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा, मेवाड़ का पढ़ा, आमेर का पढ़ा, बीकानेर का, भरतपुर का, चौहान राजवंश का संपूर्ण इतिहास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साथियों 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति दो संदर्भ में पढ़ी जाती है, एक तो भारत के संदर्भ में, एक राजस्थान के संदर्भ में। तो हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में हम 1857 की क्रांति वो पढ़ेंगे। इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही बारीकी से शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे, तो सभी साथी जुड़ जाए मेरे साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों की 1857 की क्रांति, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, सैनिक विद्रोह भी जिसे कहा जाता है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। तो फाइनली 1857 की क्रांति का कारण क्या था, यानी क्रांति क्यों हुई। साथियों क्रांति के पीछे बहुत ही बड़ा कारण था, बहुत सारे कारण है। देखो, जब कहते हैं ना कि पानी भाई सिर से ऊपर चढ़ जाए है तो आदमी अंदर डूब जाता है ना, मर जाता है। और जब अत्याचार होता है ना, उसकी सीमा जब पार हो जाती है ना, तो फिर उसका विनाश निश्चित है। कोई भी देख लो आप, इतिहास उठा के, है सिकंदर इतना बड़ा बादशाह था, सम्राट था सिकंदर, लास्ट में मारा गया, मर गया, कुछ नहीं बचा है। उसके बाद में मुगलों की इतनी बड़ी सत्ता थी, अकबर इतना बड़ा बादशाह था, रावण इतना बड़ा है विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसका अत्याचार और अपराध बढ़ गया तो चला गया दुनिया छोड़ के, कुछ नहीं बचा है। चाहे अंग्रेजों को देख लो, अंग्रेजों को भी भागना पड़ा। तो ये अंग्रेजों के एक अत्याचार के विरुद्ध की गई 1857 की क्रांति। राजपूतों ने राजस्थान में राज किया। जब अत्याचार करने लगे किसानों पर, गरीबों पर, तो इनके रजवाड़े वगैरह सारे चले गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब अत्याचार की सीमा पार हो जाती है ना, और अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं चल रहा। नेता लोग हैं जो अपनी किस प्रकार दादागिरी करते हैं, तो ये चल रही है ये चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है ना, ख़त्म हो जाती है। अब बात करेंगे 1857 की क्रांति, इसके कारण लिखो, हेडिंग डालो मेरे सभी विद्वान साथी। पहला रीजन है कि 1803 की जो साइक संधियां की गई थी, 1803 में जो साइक संधियां की गई थी, और इस साइक संधियों का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को। किसको कहा जाता है साथियों? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1803 में साइक संधियां की गई। 1817 और 18 में आश्रित पार्थक्य की संधि की गई। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। तो ये भी एक कारण था। ये जो संधियां हुई थी, राजपुताना के राजाओं के साथ संधियां मेटकोप ने की थी, ये ध्यान रख लेना। जो ये संधियां हुई थी साथियों, चाहे साइक संधियां है, आश्रित पार्थक्य की संधियां है, ये राजपुताना के राजाओं के साथ किसने की थी? मेटकोप ने की थी। देखो संधियां क्यों की गई। अपने राजपुताना के जो देसी राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि क्यों की, इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। धीरे धीरे राज खजाने थे, इन शासकों की जो शक्तियां थी वो कमजोर होती जा रही थी। जो राजपूत राजा थे राजस्थान में, राजपूताना कहते हैं, राजपूतों का राज था पहले। तो है इनकी साथ यूं जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, इनके खजाने खाली होते जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज ले गए लूट लूट कर है। और इधर से जो मराठा है वो भी काफी राजस्थान में, राजपूताना में लूट मार करते थे। मराठा इन देसी राजाओं को परेशान करते थे। तो इन राजाओं ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से देखा कि अंग्रेजों ने बोला कि आप चिंता मत करो, राजाओं को बोला कि आप हमें पैसे दे दो और हम आपको आपको सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। देसी राजाओं को बोला कि आपको सेना रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको सैनिक दे देंगे। तो अंग्रेजों की फौज आ गई है, इनकी राजाओं की, देसी राजाओं की रक्षा और सुरक्षा करने लगी बंदूकें लेकर। पहले तो तलवारें थी, फिर अंग्रेज इनकी सुरक्षा और रक्षा करने लगे, तो इनको सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं हुई, है ना। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियां करना शुरू कर दी। और मराठा लगातार राजस्थान में लूटमार कर रहे थे, तो मराठाओं को रोकने के लिए राजाओं ने संधियां कर ली अंग्रेजों से। है, इन अंग्रेजों को जिम्मेदारी दे दी कि इन मराठाओं को रोको। तो बहुत सारे कारण थे देखो, जिससे राजा धीरे धीरे कमजोर होते गए, खोखले होते गए। तो राजपूताना के राजाओं के साथ संधियां मेटकोप के द्वारा की गई। 19 सितंबर 1803 में सर्वप्रथम भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में संधि किसने की? 29 सितंबर 1803 में भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने की थी। ये संधियां मराठाओं से बचने हेतु की गई थी, ध्यान रख लेना। मराठा देखो, मराठा ये क्या करते थे, महाराष्ट्र के मराठा है,
राजपूताना के राजाओं को बार बार परेशान कर रहे थे। मराठा सेना लेकर आते, लूट मार करते हैं, मारते काटते, चोरी चोरी वोरियां करते, पैसा धन दौलत लेकर भाग जाते यहाँ से। तो ये मराठा मराठा परेशान कर रहे थे। तो अंग्रेजों से संधि कर ली राजाओं ने। अंग्रेजों ने फिर राजपूत मराठाओं को रोका, है ना। तो ये संधियां हुई। सर्वप्रथम आश्रित पार्थक्य की संधि किसने की? आर्थिक पार्थक्य की संधि 9 नवंबर 1817 में करौली रियासत के हरबख्श पाल के द्वारा की गई। ये ध्यान रख लेना। दो प्रकार की संधियां हैं, साइक संधि है और आर्थिक पार्थक्य की संधि है, जो अंग्रेजों के साथ में हुई थी। और इन संधियों के बाद क्या हुआ? इन संधियों के बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर लूटमाट मचा दी। पूरा शासन अंग्रेजों ने हथिया लिया, अपना सारा सत्ता अपनी कंट्रोल में कर लिया अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू कर दिए। तो फिर इनका भी विनाश होना निश्चित था। अत्याचार कितने दिन सहेगा कोई व्यक्ति? नहीं सहेंगे भाई, पब्लिक क्यों सहेगी? तो ध्यान रख लेना, सर्वप्रथम आश्रित पार्थक्य की संधि करौली के शासक, रियासत के शासक हरबख्श पाल सिंह ने की थी। यह पूछा जाता है एग्जाम में। और सर्वप्रथम व्यापक और विस्तृत संधि की थी 1817 में कोटा रियासत ने, कोटा ने की थी। और अंतिम संधि, सबसे अंत में संधि की थी अंग्रेजों के साथ में सिरोही ने। कौन सी रियासत थी? सिरोही। 11 सितंबर 1823 में सिरोही के शासक शिव सिंह ने की थी। किसने की थी? शिव सिंह ने। ये देखो 1823 तक हम पहुंच चुके हैं। अंग्रेजों के साथ संधियां हो चुकी है। अब 1823 के बाद में 1857 तक क्या होगी भाई? है अंग्रेजों का शासन चलेगा, अंग्रेज अपनी दादागिरी करेंगे, है। और उसके बाद में क्या होगा भाई? ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होगा, एक बड़ी क्रांति होगी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये उतारो, देखो यहां से कई बार इसी स्टार्टिंग से ही सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उतार लो एक बार। रोक के उतार लिया करो ताकि अपने समय की बचत हो सके। अब देखो, ये तो हो गई भाई कारण। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? अब 1857 की क्रांति के और भी बहुत सारे कारण है। ये तो देखो अंग्रेजों के साथ संधि हुई, फिर देसी राजाओं पे यहाँ पर सारी की सारी जो सत्ता है वो अंग्रेजों ने काबिल कर ली, है ना। राज्य के आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजाओं ने क्या कर ली? संधियां कर ली। अब यहाँ पर जो जितना भी राजकार्य चलता था, इसमें आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? हस्तक्षेप हो गया। ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना खुद का वजूद चलाने लगी, खुद की दादागिरी चलाने लगी। आर्थिक व धार्मिक रूप से शोषण करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, है ना। ये आर्थिक और धार्मिक रूप से क्या करने लगे? जनता का, इन राजाओं का, इन सब का क्या करने लगे? शोषण। राजाओं का तो क्या होता था भाई? पब्लिक का ही होता था। सामंतों के आर्थिक अधिकारों पर कुठाराघात, सामंतों के आर्थिक अधिकारों को छीन लिया गया। अफीम की खेती पर नियंत्रण कर लिया अंग्रेजों ने। कंपनी ने अधिकारों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति कर ली। कंपनी ने अपने खुद के अधिकारी लगा दिए। जो अपने देसी राजा थे वो बिल्कुल नाम मात्र के बचे थे। राजा यहाँ पर बैठा है, कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी बिठा दिया, अपने पीए बैठा दिए, पॉलिटिकल एजेंट बैठा दिए, है ना। और ये पॉलिटिकल एजेंट यहाँ बैठे, यही सारा काम का पूरा काम यही संभालते थे, है ना। राजा केवल नाम मात्र का रह गया था। राजा फिर क्या करते थे? अपने देसी राजा दारू पीते थे, मांस मच्छी खाते और अयासी करते थे, डांस करते थे, है ना। डल्हौजी की गोद निषेध नीति, बाद में देखो लॉर्ड डल्हौजी ने गोद निषेध नीति अपनाई। इस नीति के तहत क्या हुआ? मान लो किसी राजा को कोई बच्चा नहीं होता था, संतान पैदा नहीं हुई, तो ये पूरा का पूरा राज्य हड़प लेते अंग्रेज। क्या है? दूसरा कोई गोद नहीं ले सकते आप, खुद का नहीं है तो दूसरा गोद नहीं लोगे, दूसरा कोई राजा नहीं बनेगा। सीधा अंग्रेजों ने हत्या लिया, है ना। तो ये इनके अत्याचार बढ़ गए थे। ये भी देखो 1857 की क्रांति के मुख्य कारण है। ये आपने पहले कारण देखे, और भी बहुत सारे कारण है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू हो गया, आर्थिक और धार्मिक शोषण शुरू हो गया, सामंतों के आर्थिक अधिकारों को छीन लिया गया, अफीम की खेती पर अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया, कंपनी ने अपने अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी, डलहौजी की गोद निषेध नीतियां। तो ये सारे 1857 की क्रांति के कारण रहे। नोट लगा के लिखो, राजपूताने में इन संधियों का उल्लंघन करने वाले प्रथम शासक जोधपुर के मान सिंह और भरतपुर के रणजीत सिंह थे, जिन्होंने इन्हें जो ये संधियां हुई थी, इन संधियों का क्या किया था? उल्लंघन किया था। ध्यान रख लेना, अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधियां हुई थी, इनका क्या किया भाई? उल्लंघन किया। जोधपुर के शासक मान सिंह और भरतपुर के रणजीत सिंह ने इनका क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया कि कोई संधि बंदी कुछ नहीं है। तो ये उतारो एक बार।
नोट लगा के लिखो, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये ध्यान रख लेना। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी का मतलब क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो कौन था राजस्थान का? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। देखो, अंग्रेजों ने पूरी यहाँ पर जितने भी राजाओं के, देसी राजाओं के राज्य थे उनको हथिया लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। पूरे हर राज्य के अंदर अपना एक एजीजी बिठा दिया, एक अधिकारी बिठा दिया, एजीजी बना दिया उसका नाम, एजेंट टू गवर्नर जनरल बना दिया, है ना। सबसे ऊपर होता था गवर्नर। कौन होता था? गवर्नर। तो उस समय भारत का गवर्नर तो कौन बन गया? पूरे देश को देखो कब्जे में कैसे लिया अंग्रेजों ने, गवर्नर तो बना दिया लॉर्ड कैनिंग को। ये पूरे देश का हो गया सबसे ऊपर, जैसे अभी प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। और उसी प्रकार से पर जितने भी राज्य थे सभी राज्यों में अपना एक एजीजी बिठा दिया, हर राज्य पर। एजीजी का मतलब हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल का एजेंट। तो राजस्थान में कौन था जब क्रांति हुई थी? उस समय पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इस एजीजी के नीचे पीए बिठा दिए। ये पीए प्रत्येक रियासत में बिठा दिए, पॉलिटिकल एजेंट, है ना। जब 1857 की क्रांति हुई तो इसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती रोटी, ये प्रतीक चिन्ह था। यानी एक दूसरे को, जब क्रांति हुई थी तो एक दूसरे को कमल का फूल दिया जाता था, एक व्यक्ति दूसरे को देता, वो आगे तीसरे चौथे को ऐसे आगे से आगे भेजा जाता था। चपाती रोटी ये दी जाती थी एक दूसरे को। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी, ये ध्यान रख लेना। 1857 का विद्रोह हुआ उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? एग्जाम में पूछा जाता है। 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 पर नसीराबाद सैनिक छावनी, नसीराबाद अजमेर में, जिसमें इस सैनिक छावनी में क्या था? सैनिक रहते थे, अलग अलग बटालियन रहती थी। तो नसीराबाद सैनिक छावनी में कौन कौन सी बटालियन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके सैनिक रहते थे। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक रहते थे। इसके अलावा मुंबई लांसर्स और मेरवाड़ा लांसर्स। तो ये 4 बटालियन थी, ध्यान रख लेना। नसीराबाद छावनी में कितनी बटालियन थी? 4। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसने सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू किया था, इसके सैनिकों ने किया था, ध्यान रख लेना। इसमें भारतीय सैनिक थे। राज्य की सबसे प्रमुख सैन्य छावनी थी ये, नसीराबाद राजस्थान की सबसे प्रमुख सैन्य छावनी थी, अभी भी यही है नसीराबाद में, ना। तो ये उतारो आप एक बार। दूसरी जो सैनिक छावनी थी वो सैनिक छावनी थी साथियों ब्यावर सैनिक छावनी। ब्यावर अजमेर में, ये भी अजमेर में है। पहली नसीराबाद हो गई अजमेर में, दूसरी ब्यावर। यहाँ पर कौन सी सैन्य टुकड़ी थी? ये थी मेर लीजियन सैनिक टुकड़ी, मेर लीजियन सैन्य टुकड़ी। नंबर 3 पर थी खेरवाड़ा छावनी, ये खेरवाड़ा थी उदयपुर में। यहाँ पर जो बटालियन थी वो थी भील लीजियन। कौन सी थी? भीलों की लीजियन। नंबर 4 पर जो सैनिक छावनी थी वो थी देवली, देवली टोंक में थी। और नंबर 5 पर थी नीमच सैनिक छावनी, जो एमपी में थी, मध्य प्रदेश में। और नंबर 6 पर एरिनपुरा सैनिक छावनी, ये पाली में। ठीक है। यहाँ पर जो बटालियन थी एरिनपुरा में वो जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी। कौन सी बटालियन रहती थी यहाँ पर? जोधपुर लीजियन। तो ये सैनिक छावनियां हैं, ये लिखो आप, सैनिक छावनियां कौन कौन सी है? 6। ध्यान रख लेना साथियों, ये ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर सैनिक छावनी जहां पर मेर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी, और खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में थी। ब्यावर में और खेरवाड़ा सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था, यहां पर कोई क्रांति नहीं हुई थी, ध्यान रख लेना। क्रांति या इन सैनिकों ने विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में भाग ले लिया? तो ये ब्यावर और खेरवाड़ा जो छावनी थी उदयपुर में, इसने भाग ही नहीं लिया। देवली टोंक में हो गई, ठीक है। नीमच सैनिक छावनी एमपी में, उस समय ये नीमच कहां पर थी? ये मेवाड़ रियासत में थी उस समय, ध्यान रख लेना।
आप बोलोगे सर ये तो नीमच एमपी की हो गई, ये क्यों बता रहे हो, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, उस समय कहाँ पर थी, अपने ये मेवाड़ रियासत में थी। चलो आगे उतार बात करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान रख लेना, रियासतें, उनके शासक और उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से बहुत शानदार सवाल यहाँ पर शाह से बनता है। रियासतें कौन कौन सी थी, जोधपुर, जोधपुर का जो शासक था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उस समय जोधपुर का शासक था तखत सिंह। कौन था साथियों, तखत सिंह था। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन। कौन था, मेक मोशन अंग्रेज था, पॉलिटिकल एजेंट रखा गया था हर रियासत में। जयपुर, जयपुर रियासत का शासक था राम सिंह द्वितीय, और यहाँ का जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर ईडन। मेवाड़, मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। कोटा, कोटा का था राम सिंह द्वितीय शासक, और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन। कौन थे, मेजर बटन। ये देखो ये पॉलिटिकल एजेंट है साथियों, इनकी नियुक्ति की गई थी 1839 में। हाँ, जब संधियां हो गई थी अंग्रेजों की राजाओं के साथ में, तो 1839 में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना, राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में दिल्ली में हुई थी, ध्यान रख लेना। पूछा जाता है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, 1818 में हुई थी दिल्ली में। कहां पर हुई थी भाई, राजधानी दिल्ली में की गई। इसका मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपूताना होता था। पूरे राजस्थान का एक अधिकारी बनाया गया, एक रेजिडेंसी बनाई गई, उसका एक अधिकारी बना दिया रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, उसे कहा जाने लगा। इसका प्रथम जो अधिकारी था वो था डेविड ओक्टरलोनी। प्रथम अधिकारी कौन था, डेविड ओक्टरलोनी, जो इसका पहला अधिकारी था। तो उतारो एक बार आप ये, फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, और इनको साथ में आप नोट्स बनाते जाना और याद भी करते जाना, क्योंकि यहां से सवाल बनता है एग्जाम में। अब देखो, इसका जो मुख्यालय है राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय, ये 18 पहले तो देखो दिल्ली में बनाया गया इसका मुख्यालय, फिर 1832 में अजमेर में बनाया गया, अजमेर मेरवाड़ा में इसका मुख्यालय बनाया गया। ध्यान रख लेना, राजपूताना रेजिडेंसी बनाई गई जिसका मुख्यालय पहले दिल्ली में बनाया गया, और बाद में इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, अजमेर मेरवाड़ा में बनाया गया। इसका अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, एजीजी, इसका अधिकारी बनाया गया। अब अधिकारी कौन कहलाया, एजीजी, कि भाई अब इसका अधिकारी कौन होगा, एजीजी होगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और प्रथम एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट था। ध्यान रख लेना, आपको पूछे कि राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो मिस्टर लोकेट था। कौन था भाई, मिस्टर लोकेट। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय एजीजी कौन था, तो उस समय देखो 1832 में था, 1832 में लोकेट था, लेकिन 1857 की क्रांति हुई उस समय एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था भाई, सर पैट्रिक लॉरेंस। हाँ, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। ये पूरे अपने राजपूताना का अधिकारी था उस समय अंग्रेज। राजपूताना रेजिडेंसी का रेजिडेंट का अस्थायी मुख्यालय माउंट आबू बनाया गया। इसका देखो अस्थायी, क्योंकि पहले अजमेर में था मुख्यालय, अजमेर मेरवाड़ा, तो यहाँ पर देखो गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती थी, और अंग्रेज गोरे लोग थे तो गर्मी सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए इन्होंने एक अस्थायी मुख्यालय बनाया माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में ठंडा स्थान है राजस्थान का, तो इसको अब इन्होंने मुख्यालय बनाया 1845 में। कहने का मतलब है पहले ये जो एजीजी होता था पैट्रिक लोरेंस, ये बैठता था अजमेर में, है ना, अजमेर मेरवाड़ा में, और बाद में ये अधिकारी बैठने लगा कहां पर, माउंट आबू में, सर्दियों के अंदर। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये देखो पूछा जाता है। हाँ, तो साथियों ध्यान रख लेना, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की क्रांति आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, यहाँ से आपका बहुत सारा जीके है वो कवर हो जाता है, बेस आपका मजबूत हो जाता है, और सारी चीजें आपको नोट करते रहना है, और ध्यान में भी रखना है कि भाई 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस था। प्रथम एजीजी कौन था राजस्थान का, मिस्टर लोकेट था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर था, राजपूताना रेजिडेंसी का रेजिडेंट का अजमेर मेरवाड़ा, और अस्थायी मुख्यालय बनाया गया माउंट आबू में 1845 में। हाँ, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग था।
अब देखो क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, तुरंत अचानक ये क्रांति क्यों शुरू हुई, ये तो वो बाकी हम पहले जो हमने कारण पढ़े वो कारण तो काफी लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन तुरंत क्या हुआ देखो। एनफील्ड या एनफील्ड राइफल का प्रयोग, ब्राउन बेस राइफल, देखो ये जो राइफल है साथियों, इस राइफल का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने, जो सैनिक थे इन सैनिक छावनियों के अंदर, इनमें देखो अंग्रेज भी थे और भारतीय सैनिक भी थे, ऐसा नहीं, भारत के लोगों को भी भर्ती किया जाता था सेना में, है ना। तो इसमें भारतीय सैनिक भी थे, तो इन सैनिकों को एनफील्ड राइफल दी गई, ब्राउन बेस राइफल। तो ये राइफल दी गई, नई बंदूक दी गई। इस बंदूक में क्या हुआ था, इस बंदूक में कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। पहले क्या होता था, जो ये कारतूस था बंदूक में जो डाला जाता था, है ना, उसको खोलने के लिए उसको दांतों से खोलना पड़ता था, है ना। तो उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगा दी। अब भारतीय सैनिक है, हिंदू सैनिक है, वो गाय और सुअर की चर्बी, हिंदू तो गाय की चर्बी मुंह में नहीं लगाएंगे और मुस्लिम है वो सुअर की नहीं लगाएंगे। तो सैनिकों ने हथियार चलाने से, यानी ये बंदूक चलाने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जब मना किया तो अंग्रेज क्या हुए, अंग्रेज अधिकारी थे ये नाराज हो गए। तो बैरकपुर छावनी कोलकाता में थी, बैरकपुर छावनी एक सैनिक छावनी थी बैरकपुर कोलकाता में। यहाँ की रेजिडेंसी की 34वीं रेजिमेंट का एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण सैनिक था मंगल पांडे। ये देखो ब्राह्मण भी था, और ब्राह्मण को बोले कि भाई तुझे बंदूक चलानी है और उस बंदूक का कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी रखी हुई है, तो वो क्या दांत में लगाएगा, उसको खोलेगा कारतूस को, नहीं खोलेगा। तो बैरकपुर छावनी कोलकाता में यहाँ की 34वीं रेजिडेंट है, इसका एक ब्राह्मण सैनिक था मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने मना कर दिया कि भाई मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा, है। मंगल पांडे क्या कर देता है, मना कर देता है। अब पहले ये इतना उतार लो एक बार आप, उतार लो भाई एक बार रोक के। बहुत शानदार जानकारी है यहाँ पर, उतारो आप, काफी महत्वपूर्ण रहेगी एग्जाम में। जब मंगल पांडे मना कर देता है साथियों हथियार चलाने से, बंदूक चलाने से, तो यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था वो था हयूमस और बोग अधिकारी। हयूमस और बोग ये यहाँ के सैन्य अधिकारी थे अंग्रेज। अब मंगल पांडे ने की जब बात नहीं मानी, तो मंगल पांडे क्या किया, मंगल पांडे ने इन दोनों अंग्रेज अधिकारी हयूसन और बोग की 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या कर दी, हत्या कर दी। इसी बंदूक से गोली चलाई मंगल पांडे ने, और अंग्रेज अधिकारी हयूसन और बोग की क्या कर दी, मंगल पांडे ने हत्या कर दी। जब मंगल पांडे ने हत्या कर दी तो अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। अब मंगल पांडे को दे दी फांसी। अब चारों तरफ ये हवा फैल गई कि भाई मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है। तो बाकी के जो भारतीय सैनिक थे वो सैनिक क्या हो गए, नाराज हो गए। मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ। अब सबसे पहले विद्रोह किया था मेरठ के जो सैनिक थे, मेरठ छावनी के। इन सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ, और ये सैनिक यहाँ से विद्रोह करते हैं, यहाँ के अंग्रेजों को मार देते हैं, विद्रोह करते हैं, और ये सैनिक यहाँ से मेरठ से कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। ये सैनिक दिल्ली बहादुर शाह जफर के पास चले जाते हैं। ये अब आप बोलोगे ये बहादुर शाह जफर के पास क्यों गए, अरे ये उस समय मुगल बादशाह था। जब 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था ना, क्रांति हुई, उस समय मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर था। ये बूढ़ा हो गया था बहादुर शाह, अरे 80 साल का डोकरा धर है बहादुर शाह जफर, बेचारो बूढ़ा हो गया था बहादुर शाह जफर। देखो एक मुगल, जब हुमायूं, हुमायूं के बाद में शासक बना अकबर, अकबर ने देखो मुगलों की जो सत्ता थी, मुगल जो वंश था इसको देखो पूरे उत्तरी भारत में फैला दिया आसपास में, है ना। और उसके पीछे देखो औरंगजेब, सांझा, जितने भी थे शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। लेकिन आगे जाकर देखो मुगलों की क्या हालत हो गई है। शासक था बहादुर शाह जफर, बिल्कुल बुजुर्ग। ये इसके पास गए, क्यों गए इसके पास में, क्योंकि पहले से योजना बनाई गई थी। तो सैनिक गल चले गए बहादुर शाह जफर के पास में, है बादशाह के पास में। ये मुगल ये भी परेशान थे अंग्रेजों से, अंग्रेज इन्हें भी परेशान करते थे। और बहादुर शाह को जाकर बोला कि भाई हमने क्रांति की शुरुआत कर दी है, और अब आप भी कुछ बताओ, सभी सैनिकों को एकत्रित करो और अंग्रेजों को भारत से भगाना है। ये एक ही टारगेट था, है ना। 31 मई, 10 मई को बाद में ये दिल्ली पहुंचते हैं, 10 मई को यहाँ से। और 31 मई 1857 को क्रांति करने की एक योजना बनाते हैं। बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं, दिल्ली के जो बादशाह थे उस समय मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था ये बहादुर शाह।
और ये 31 मई 1857 को क्रांति करने की योजना बनाते हैं कि भाई क्रांति करेंगे 31 मई को। सेनापति, इसका सेनापति था बहादुर शाह का, जिसका नाम था बख्तान खान। बख्तान खान इसने कमाल संभाली, क्योंकि बहादुर शाह तो बुढ़ा हो गया, अब बख्तान खान ने कमान संभाली। 19 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की सूचना मिलती है। अब राजस्थान वालों को पता चलती है कि भाई मेरठ के सैनिकों ने क्रांति कर दी। राजस्थान में सूचना कब पहुंची? 19 मई 1857 को। नोट लगा के लिखो, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। ये भारत में हुई थी, ध्यान रख लेना। कहां पर हुई थी? भारत में। भारत का पूछे, राजस्थान में नहीं हुई, अभी भारत में हुई है, मेरठ सैनिक छावनी में 10 मई 1857 को। सबसे पहले कहां हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी में हुई थी 10 मई को। बादशाह को अंग्रेजों ने रेंगून जेल म्यांमार भेज दिया। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों को पता चला कि सैनिक कहां चले गए हैं, दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह के पास चले गए हैं। तो वहां पर अंग्रेज आते हैं और इस बहादुर शाह को बंदी बना लेते हैं। कह रहे तू क्या क्रांति करेगा, हमें भगाड़ेगा। तो अंग्रेज इसी को ही पकड़ लेते हैं, बादशाह को, और अंग्रेजों ने इसको रेंगून भेज म्यांमार में भेज दिया, वहीं ये मर जाता है। अभी इसको रेंगून जेल भेज दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, बंदी बना लिया जाता है। अब राजस्थान में हम क्रांति पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में आपको पता चल गया होगा क्रांति की सूचना मिल चुकी है। यहाँ सूचना 19 मई 1857 को पहुंची। इस समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, और ये पैट्रिक लॉरेंस, मई का महीना था, मई जून में गर्मियां पड़ती है, और गर्मियों में ये कहाँ बैठा था? माउंट आबू में, ठंड में मजे कर रहा था। ये एजीजी माउंट आबू सिरोही में था। कहाँ पर था? माउंट आबू सिरोही में बैठा था। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर में। लिखो, पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांति की क्या होती है भाई? शुरुआत होती है। और एजीजी यहां पर था नहीं अजमेर में, ये कहां बैठा था? माउंट आबू में बैठा था उस टाइम। यहाँ पर जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैन्य टुकड़ी है, इसके सैनिक, और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की क्या कर दी भाई? शुरुआत कर दी। यहाँ के जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया रे? विद्रोह कर दिया। हाँ, पैट्रिक लॉरेंस मेयर लीजियन सैन्य टुकड़ी ब्यावर अजमेर से अजमेर बुलाता है। पैट्रिक लॉरेंस को नसीराबाद के जो सैनिक थे, बंगाल 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, इनमें भारतीय सैनिक थे, तो जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, इसको बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसने बोला कि इन सैनिकों का भरोसा नहीं, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए इसने मेयर लीजियन सैन्य टुकड़ी ब्यावर से अजमेर बुलाता है, ठीक है। और कोटा से डिसा लीजियन को अजमेर बुलाता है। कोटा से भी डिसा लीजियन सैनिक टुकड़ी थी, उसको बुलाता है। 15वीं रेजिमेंट को नसीराबाद भेज देता है। इसको कहां भेज देता है? नसीराबाद भेज देता है। यहाँ बख्तावर सिंह ने सैन्य कर्नल को मार डाला। बख्तावर सिंह क्या करता है? ये सैनिक था, इसने कर्नल को मार दिया। अंग्रेज अधिकारी था, अधिकारी जो देखो, सैनिक सिपाही रैंक पर तो भारतीय होते थे, भर्ती भारतीयों को भर्ती कर लिया जाता था, और जितने भी अधिकारी होते थे वो अंग्रेजी होते थे, है ना। तो कर्नल को मार दिया बख्तावर सिंह ने। उतारो एक बार। नसीराबाद विद्रोह 28 मई 1857। यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या किया? विद्रोह किया। यह पूछा जाता है कि किस बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह किया था, ये ध्यान रख लेना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह के द्वारा न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। न्यूबरी अंग्रेज अधिकारी था, इसकी हत्या कर दी, और पिरचार्ड स्पार्टो सपूट की हत्या कर दी। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे वहां पर, इन अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा, बख्तावर सिंह के द्वारा। ये सैनिक नसीराबाद से, यहाँ पर देखो नसीराबाद में ये सैनिक क्रांति करते हैं, और उसके बाद यहाँ से दिल्ली जाते हैं। लेकिन इनको रोकने के लिए हितकोट, ये सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि इनकी एक प्लानिंग थी, जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी सैनिक थे, इन सबको दिल्ली में एकत्रित होना था, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी उस समय, और यहाँ का शासक था बहादुर शाह जफर। वो भी अंग्रेजों के साथ नहीं था, वो भी क्रांतिकारियों के साथ था, लेकिन उस खुद को बेचारे को बंदी बनाकर म्यांमार भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो इनको रोकने के लिए हितकोट और वोल्टर ने इनका पीछा किया। हितकोट और वोल्टर ये सेना लेकर इनका पीछा करते हैं क्रांतिकारियों का, लेकिन इनको पराजित कर ये सैनिक हितकोट और वोल्टर को हरा देते हैं, और ये सैनिक 18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली। तो जितने भी सैनिक है ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में एकत्रित होंगे, फिर योजना बनाएंगे कि भाई अंग्रेजों को अभी क्या करना है। नसीराबाद से अंग्रेज परिवार को शरण
नसीराबाद में जो अंग्रेजों का परिवार भी रहता था साथ में ना, अंग्रेज अधिकारियों का परिवार भी साथ में रहता था, पत्नियां रहती थी इनकी, बीवी बच्चे रहते थे। तो इन अंग्रेज परिवार को शरण जोधपुर के तखत सिंह ने दे दी। देखो, जोधपुर के शासक कौन था? तखत सिंह। इन्होंने देखो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जो देसी राजा थे ना अपने राजपूताना के, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, सैनिकों का साथ नहीं दिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेज परिवार को देखो शरण दे रहे हैं। जोधपुर का तखत सिंह था उस समय शासक, ध्यान रखना, इसने अंग्रेजों को शरण दी। और इसी समय कर्नल पेनी की हृदयघात से, हार्ट अटैक आने से क्या हो जाती है? मृत्यु। डर के मारे हार्ट अटैक आ गया, इसको मर गया। उतारो। अब देखो 1800, जो अपनी नसीराबाद छावनी है, यहाँ पर विद्रोह हो गया। अगली जो सैनिक छावनी थी, हमने पढ़ा 6 सैनिक छावनी थी, जहां पर 4 छावनी में विद्रोह हुआ था। अगली जो सैन्य छावनी है वो है नीमच। कौन सी है भाई? नीमच। नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1857 को। नीमच देखो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये पहले मेवाड़ रियासत में था, ध्यान रख लेना। नीमच पहले कहाँ था? मेवाड़ रियासत में था, राजस्थान में। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था हीरालाल बेग और मोहम्मद अली के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। नीमच के अंग्रेज अधिकारी थे एबोट, कप्तान मैकडोनाल्ड। एबोट ने सैनिकों को कुरान और गंगा की कसम खिला दी। इनको पहले ही पता चल गया अंग्रेज अधिकारियों को कि भाई सैनिक तो विद्रोह करेंगे, तो सैनिकों को पहले कसम खिलाई, किसकी? कुरान की। मुस्लिम सैनिकों को और हिंदू सैनिकों को गंगा मैया की कसम खिलाई कि आप किसी प्रकार का यहाँ पर उद्दंड नहीं करोगे, विद्रोह नहीं करोगे। लेकिन सैनिक मानने वाले नहीं थे। 3 जून 1857 को रात 11 बजे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया भाई? विद्रोह कर दिया। भारतीय सैनिक नीमच छावनी को लूट लिया। लूटते हुए 5 जून को सैनिक देवली टोंक पहुंचे। नीमच सैनिक छावनी को लूट लिया, अंग्रेजों को मार डाला, भगा दिया, और सैनिक पहुंचे देवली। देवली टोंक, ये देवली भी क्या है? सैन्य छावनी है। देवली में भी सैनिक छावनी है, यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है। देवली से कोटा होते हुए दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है, देवली से कोटा होते हुए दिल्ली चले, दिल्ली मेन टारगेट था, सभी को दिल्ली जाना था। रास्ते में बंधक अंग्रेजों को रास्ते में छोड़ दिया। रास्ते जो अंग्रेज थे उनको बंदी बना लिया और साथ में ले गए और रास्ते में जंगलों में इनको छोड़ दिया। नीमच के सैनिकों को रोकने हेतु हितकोट, लॉरेंस और हार्ड केसल ने पीछा भी किया था। इन्होंने क्या किया भाई? नीमच के सैनिकों का पीछा भी किया। उतारो एक बार। नीमच का विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को हुआ। यहाँ का नेतृत्व किसने किया? हीरालाल बेग और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। 20 जून 1857 को ये सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं। जंगलों में भटकते 40 अंग्रेजों की रक्षा, ये देखो, इन अंग्रेजों को जंगल में छोड़ दिया बीच में रास्ते में। इन 40 अंग्रेजों की रक्षा के लिए मेवाड़ का पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स आता है। इन अंग्रेजों को बचाने के लिए मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आता है, मेजर सावर्स। अंग्रेजों सहित डुंगला गांव में रुगाराम किसान के घर में शरण लेता है। रुगाराम किसान के घर में छुप जाते हैं ये, है ना। स्वरूप सिंह सहायता हेतु पहुंचता है और उदयपुर, इनको फिर उदयपुर ले जाता है और पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में इनको अंग्रेजों को क्या देता है? शरण देता है। ये देखो कितने हरामी है रे ये राजा है, ये राजा महाराजा। देखो तभी तो इनका पतन हो गया, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं उल्टा, है उनके, उनको बचा रहे हैं। तो इनको देखो शरण देता है स्वरूप सिंह, उदयपुर ले जाता है इन अंग्रेजों को और पिछोला झील में स्थित जो जग मंदिर है इसमें इनको शरण देता है।
नोट, नीमच में दूसरा विद्रोह बचे हुए सैनिकों ने 12 जून को किया था। बाद में जो बचे हुए सैनिक थे उन्होंने वापस एक बार और विद्रोह किया 12 जून को। देवली टोंक छावनी में नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया था। देवली की जो देवली टोंक में जो सैनिक छावनी थी, यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। ये नीमच के सैनिक भी यहाँ पर गए थे, यहाँ पर चले जाते हैं और ये नीमच के सैनिक यहाँ पर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। उतारो एक बार। अब अगली सैनिक छावनी लिखो, एरिनपुरा छावनी पाली। एरिनपुरा सैनिक छावनी पाली। यहाँ पर जो सैनिक बटालियन थी वो थी जोधपुर लीजियन। इसमें लगभग 2000 सैनिक थे। इन सैनिकों को पूर्वीय सैनिक भी कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। किस सैनिक बटालियन के सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता है? तो ध्यान रख लेना, पूर्वीय सैनिक कहा जाता है जोधपुर लीजियन के सैनिकों को। जोधपुर लीजियन के कुछ सैनिक अनादरा रोवा किस्सा रोवा गांव सिरोही के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं। यहाँ से कुछ सैनिक कहाँ चले जाते हैं? सिरोही चले जाते हैं। रोवा अनादरा गांव अनादरा रोवा गांव चले जाते हैं ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए। 21 अगस्त 1857 को इन सैनिकों ने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों को भेजा तो गया था ठाकुर जगत सिंह का विद्रोह रोकने के लिए, लेकिन इनमें भारतीय सैनिक थे। इन सैनिकों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ये माउंट आबू में कहाँ कर देते हैं? एरिनपुरा के सैनिक माउंट आबू में वहां पर ही विद्रोह कर देते हैं। ये सैनिक 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंचकर मोती खां व शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति की क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। एरिनपुरा के सैनिक आसोप जोधपुर के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली कूच करते हैं। यहाँ पर विद्रोह करते हैं एरिनपुरा छावनी में, और यहाँ से ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। ध्यान रख लेना, ये नारा कई बार एग्जाम में आ जाता है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी सभी को बोलते हैं कि दिल्ली चलो, एकत्रित होना है दिल्ली में, और इन फिरंगियों को, इन अंग्रेजों को मार के देश से भगाना है, भारत से भगाना है। तो ये नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने दिया था। यदि आपको सैनिक छावनी पूछे तो एरिनपुरा छावनी के सैनिकों का ये नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उतारो एक बार। यहां पर देखो, अंग्रेज इनका पीछा करते हैं इन सैनिकों का, और नारोल हरियाणा के पास अंग्रेजों से ये परास्त हुए। ये सैनिक अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की शरण में आ जाते हैं। ये वापस आ जाते हैं दिल्ली रास्ते से ही, और अहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इनकी शरण में आ जाते हैं। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, इन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। सैनिकों के संपूर्ण हेतु अब्बास अली और अन्य दूत पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचते हैं, लेकिन संधि नहीं होती है। सैनिकों के समर्पण हेतु, ध्यान रख लेना, क्या नाम है? समर्पण। सैनिकों के समर्पण हेतु अब्बास अली और अन्य दूत किसके पास जाते हैं? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास जाते हैं संधि करने के लिए, लेकिन कोई संधि नहीं होती है। सैनिक संधि करने से मना कर देते हैं अंग्रेजों के साथ। अहुआ के ठाकुर सैनिकों के साथ बिथोड़ा पाली में पड़ाव डाल लेते हैं। ये सैनिकों के साथ में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह क्या डाल लेते हैं? यहाँ पर पड़ाव डाल लेते हैं। इनका टारगेट एक ही है भाई, अंग्रेजों को खदेड़ना, अंग्रेजों को मारना, यहाँ से भगाना। जोधपुर की सेना द्वारा क्रांतिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जोधपुर की सेना इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। 7 सितंबर 1857 को जोधपुर सी ने इनका घेराव किया। जोधपुर की सेना ने 7 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना आती है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, और इन सैनिकों के ऊपर क्या कर लेती है? घेराव कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। एक युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध पाली में। बिथोड़ा का युद्ध होता है पाली में 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, अब देखो बिथोड़ा का युद्ध है, ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। बिथोड़ा का युद्ध कहाँ हुआ? पाली में हुआ। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ। एक तरफ है ठाकुर अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है, और साथ में क्रांतिकारी सैनिक। दूसरी तरफ जोधपुर की सेना आती है। जोधपुर के राजा सैनिक ये सब किसका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का ही दे रहे हैं। जोधपुर की सेना आती है। जोधपुर का शासक था तखत सिंह। कौन था भाई? तखत सिंह था। सेनापति कौन आते हैं? हितकोट आता है, अंग्रेज था, है। इसके अलावा ओनाड सिंह पंवार आता है, और राजमल लोड आते हैं। ये 3 सेनापति आते हैं। और इस युद्ध में ये यहाँ पर बिथोड़ा का युद्ध होता है पाली में, क्रांतिकारियों के बीच में और इन अंग्रेजों के बीच में। ये अंग्रेज ये भाई जोधपुर के, ये क्या है,
इस युद्ध में ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है। ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है। तखत सिंह भाग जाता है वापिस जोधपुर, हितकोट, राजमल, लोडा ये जान बचाकर भाग जाते हैं, कह रहे मारना रहे जीवड़ा। तो इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की क्या होती है, विजय होती है क्रांतिकारियों की, और ठाकुर कुशाल सिंह की क्या होती है, विजय होती है साथियों। एक युद्ध और होता है बाद में, देखो चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, इस युद्ध को काले गोरू का युद्ध कहा जाता है। गोरे कौन हो गए, अंग्रेज हो गए, काले भारतीय हो गए, है ना, काले गोरू का युद्ध कहा जाता है। ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था, ध्यान रख लेना। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर को हुआ था। और चेलावास का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर को हुआ था, 10 दिन बाद में, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह है और साथ में क्रांतिकारी है। इधर अंग्रेजों की सेना आती है, पॉलिटिकल एजेंट आ जाता है इस समय, एजीजी भी आता है। मेक मोशन आता है जो मारवाड़ का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट। और पैट्रिक लॉरेंस आता है जो एजीजी था, ये भी सेना लेकर आता है, देखो। और यहाँ पर देखो युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की विजय होती है। क्या होती है, विजय होती है। एजीजी खुद हार जाता है इस युद्ध में। और इस खुशी में ठाकुर कुशाल सिंह ने अहुआ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अहुआ में क्या बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया। उतार लो एक बार। बिथोड़ा का युद्ध, इस युद्ध में ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है। बिथोड़ा युद्ध के बाद पैट्रिक लॉरेंस और मेग मोशन संयुक्त सेना लेकर आते हैं। चेलावास का युद्ध होता है पाली में, जिसे काले गोरू का युद्ध कहा जाता है, 18 सितंबर 1857 को। नोट लगा के लिखो, मेक मोशन इस युद्ध में मारा गया। मेक मोशन भी इस युद्ध में क्या होता है साथियों, मारा जाता है। मेक मोशन जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, यह भी इस युद्ध में मारा जाता है। पैट्रिक लॉरेंस एजीजी जान बचाकर भाग जाता है। चेलावास विजय के उपलक्ष्य में अहुआ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। मारवाड़ के बढ़ते विद्रोह का दमन, देखो मारवाड़ में यह विद्रोह काफी बढ़ गया था, और इसका दमन का आदेश लॉर्ड कैनिंग ने पैट्रिक लॉरेंस को दिया। पैट्रिक लॉरेंस को इस विद्रोह का दबाने का आदेश दिया गया। लॉरेंस आदेश के बाद नसीराबाद वे पालनपुर गुजरात की संयुक्त सेना लेकर सेनापति होम्स को भेजता है। पैट्रिक लॉरेंस के ऊपर से आदेश आता है दिल्ली से लॉर्ड कैनिंग का कि भाई इस विद्रोह को दबाओ किसी ना किसी प्रकार से, नहीं तो हमें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। तो लॉरेंस के आदेश के बाद नसीराबाद और पालनपुर दोनों जगह की, और पालनपुर गुजरात की संयुक्त सेना आती है। सेनापति होम्स को भेजा जाता है। होम्स 20 जनवरी 1850 को अहुआ के दुर्ग पर पहुंचता है। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, जहां पर क्रांतिकारी भी थे, तो यहाँ अहुआ पहुंचता है। 23 जनवरी को कुशाल सिंह अहुआ का कार्यभार अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोठारिया रावत जोध सिंह के शरण में चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत विशाल सेना थी अंग्रेजों के पास में, इस सेना से लड़ना संभव नहीं था। तो ठाकुर कुशाल सिंह को यहाँ से सुरक्षित भेज दिया जाता है। कोठारिया रावत जोध सिंह की शरण में चले जाते हैं। और 24 जनवरी 1858 ईस्वी को होम्स ने अहुआ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब होम्स क्या कर लेता है, वापिस अहुआ पर कब्जा कर लेता है, यानी इस विद्रोह का दमन कर देता है। अहुआ से सुगाली माता की मूर्ति होम्स, यहाँ पर देखो अहुआ की, यहाँ पर सुगाली माता का मंदिर है। सुगाली माता की मूर्ति होम्स उठाकर अजमेर ले गया, और बाद में इसको राजकीय संग्रहालय पाली में रखा गया। वर्ष 2018 में वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री बनी थी, तो इन्होंने अहुआ में इसको स्थापित करवा दिया वापस, इस मूर्ति को। सुगाली माता, साथियों सुगाली माता जो 10 मुख है, इस माता की क्या है, 10 मुख है और 54 हाथ है, यह पूछा जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह की ये कुल देवी थी सुगाली माता। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी सुगाली माता, जिसके 10 हाथ और 10 मुख और 54 हाथ थे। इसे क्रांतिकारियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है सुगाली माता को, ध्यान रख लेना, किसको कहा जाता है, सुगाली माता को। और 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता हो गई। और 1857 की क्रांति के देवता किसे कहा जाता है, डूंगर जी और जवार जी को कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में ठाकुर कुशाल सिंह भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुशाल सिंह की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग का
गठन किया जाता है, जांच की जाती है फिर, और 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को वापस बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये हुई थी भाई यहाँ पर, ध्यान ठीक है, उतार लो एक बार। हाँ, इधर से ये पहले वाला भी उतार लो। उतार लिया, चलो। अब अगला जो विद्रोह होता है, एरिनपुरा का देख लिया हमने, नसीराबाद का देख लिया, नीमच का देख लिया। अगला विद्रोह होता है, जो क्रांति होती है वो होती है कोटा। कोटा का जन विद्रोह, जनता ने विद्रोह किया था 15 अक्टूबर 1858 को। यहाँ के जो शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए, वो था मेजर बर्टन। कोर्ट के क्या होते हैं? बटन होते हैं। मेजर बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। इसका पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था प्रेंक और एक का था ऑर्थर। ठीक है, यहाँ पर देखो चिकित्सक थे, डॉक्टर था शेडलर और डॉक्टर कोटम। इन सबको मार दिया जाता है। इस यहाँ का जो नेतृत्व किया था साथियों कोटा का, वो किया था लाला जेदयाल, जो मथुरा निवासी थे, और मेहराब खान, जो करौली के निवासी थे। इन्होंने कोटा का जो जन विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किया। लीडर थे लाला जेदयाल और मेहराब खान, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो विद्रोह की शुरुआत भवानी और नारायण ने की थी, पहले विद्रोह की शुरुआत तो भवानी और नारायण के द्वारा की गई, बाद में इसकी लीडरशिप संभाली थी लाला जेदयाल और मेहराब खान ने। 15 अक्टूबर को 1857 को जो कोटा दुर्ग है, इस दुर्ग का घेराव कर क्रांतिकारियों ने इस दुर्ग को जीत लिया। क्रांतिकारियों ने क्या किया? दुर्ग को ही जीत लिया। वह शासक राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लिया, नजरबंद कर लिया दुर्ग के अंदर ही। ठीक है, कोटा दुर्ग को आजाद करने के लिए लॉरेंस ने सेनापति रॉबर्टसन को भेजा। अब पैट्रिक लॉरेंस जो पीए था, है ना, एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, तो लॉरेंस ने सेनापति रॉबर्टसन को भेजा कोटा दुर्ग को आजाद करने के लिए, क्रांतिकारियों से छुड़ाने के लिए। उतारो एक बार कोटा का जन विद्रोह। देखो साथियों, जो ये है कोटा का जो विद्रोह हुआ था, इसको दबाने के लिए पैट्रिक लॉरेंस रॉबर्टसन को सेनापति बनाकर भेजता है। इसके साथ में अन्य लोग भी आते हैं। कौन कौन इनका सहयोग करते हैं? करौली के शासक मदनपाल सिंह आते हैं, पिपलदा के अजीत सिंह आते हैं, इसके अलावा गेंती से चतुर्भुज सिंह आते हैं, ये सहायता करते हैं इसकी। रॉबर्टसन की सेना के आक्रमण के समय सबलगढ़ के शासक गोविंद राम ने सैन्य सहायता भेजी थी, ये ध्यान रख लेना। जब रॉबर्टसन इन क्रांतिकारियों पर सेना लेकर आता है, आक्रमण करता है, उस समय सबलगढ़ के शासक गोविंद राम ने भी सहायता की थी। 30 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने कोटा दुर्ग जीत लिया। अंग्रेजों ने वापस कोटा दुर्ग को क्या कर लिया भाई? जीत लिया। लाला जेदयाल और मेहराब खां 30 मार्च 1858 को इनको फांसी दे दी गई। जो क्रांतिकारी के मुख्य नेता थे लाला जेदयाल और मेहराब खां, इनको 30 मार्च 1858 को फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। विद्रोह के समय अंग्रेजों ने भंवरगढ़ के व्यापारियों से 51 रुपए का व्यापारिक दंड भी वसूला गया, ये ध्यान रख लेना। तो विद्रोह हुआ था उस समय, अंग्रेजों ने व्यापारियों से 51 रुपए का व्यापारिक दंड भी वसूला था। उस समय 51 रुपए बहुत होते थे। राम सिंह और महत गुसाई के समझौते हुए क्रांतिकारियों से मिली भगत की जांच हेतु अंग्रेजों ने लॉर्ड रोबोट आयोग का गठन किया। इस आयोग में राम सिंह को निर्दोष बताया गया कि भाई जो शासक था राम सिंह वो बिल्कुल निर्दोष है। तो एक आयोग का गठन भी किया गया जांच करने के लिए कि भाई विद्रोह क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जांच की गई। उतारो एक बार। राम सिंह को तोपों की सलामी 15 से घटाकर बाद में 11 कर दी गई। मदनपाल जो करौली के शासक थे जिन्होंने सहायता की थी अंग्रेजों की, उनको 13 से 17 तोपों की सलामी दी गई, तोपों की सलामी बढ़ा दी गई।
GCSI ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई मदन पाल सिंह को। मदन पाल करौली शासक को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी अंग्रेजों ने। नोट लगा के लिखो, राजस्थान में क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय कोटा का दुर्ग रहा था। लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग को अपने कब्जे में रखा। ये सबसे विशाल सबसे बड़ा विद्रोह था कोटा का। जनता ने भी साथ दिया था, है ना, क्रांतिकारियों का। नोट लगा के लिखो, विद्रोह से पहले कोटा का पॉलिटिकल एजेंट निमच गया हुआ था, जो 15 अक्टूबर को वापस कोटा आता है। पहले ये पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का मेजर बर्टन, ये निमच गया हुआ था, बाद में 15 अक्टूबर को ये कोटा पहुंचता है। उतार लो एक बार। अगला है भरतपुर का जन विद्रोह। यहाँ पर देखो जनता विद्रोह कर रही है भरतपुर का। यहाँ के शासक थे जसवंत सिंह, जो अल्पायु में थे, कम आयु के थे। यहाँ का पीए था पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। ये 31 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह होता है। 31 मई को विद्रोह होता है। प्रदर्शन किया मेव और गुर्जर जाति के द्वारा। यहाँ पर मेव और गुर्जर जाति ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। मॉरिसन विद्रोह के समय आगरा भाग गया। मॉरिसन जान बचाकर भाग जाता है, पॉलिटिकल एजेंट था, अंग्रेज अधिकारी। राजस्थान का दूसरा विद्रोह, ये राजस्थान का दूसरा विद्रोह था। प्रथम नसीराबाद में हुआ था, सबसे पहले ध्यान रख लेना, है ना। दूसरा था भरतपुर का जन विद्रोह। राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह, जो बड़ा विद्रोह था वो कोटा का था। सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ था। सबसे पहला विद्रोह पूछे तो नसीराबाद छावनी में, और दूसरा विद्रोह हुआ था भरतपुर में। उतारो एक बार भरतपुर का जन विद्रोह। हाँ, यहां पर मेव और गुर्जर जाति के द्वारा विद्रोह किया गया। अगला है धौलपुर का जन विद्रोह। अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1857 में। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की। नेतृत्व किया रामचंद्र और हीरालाल बेग के द्वारा। धौलपुर के विद्रोही ग्वालियर इंदौर से आए थे। धौलपुर के जान रख लेना, विद्रोही बाहर से आए थे, बाहर से आते हैं और विद्रोह करते हैं। ग्वालियर और इंदौर से आते हैं, है ना, एमपी से आते हैं। दिसंबर 1857 में विद्रोह बनने हेतु पटियाला की सिख सेना पहुंची। विद्रोह दबाने हेतु, ध्यान रख लेना, विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला की सिखों की सेना आई थी इस विद्रोह को दबाने के लिए। नोट, एकमात्र विद्रोह जिसमें विद्रोह दबाने वाली सेना, दोनों सेना बाहर से आई थी, ध्यान रख लेना। एकमात्र ऐसा विद्रोह हुआ था राजस्थान में धौलपुर में, जहां पर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना है वो बाहर से बुलाई थी, है ना। पटियाला की सिख सेना बुलाई गई और इस विद्रोह को दबाया गया वापस। उतार लो एक बार रोक के। वैसे आपको ऐप के अंदर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण, ये तो हो गई भाई सैनिक छावनियां जहां पर विद्रोह हुआ। अन्य महत्वपूर्ण कुछ क्रांतिकारी है जो आपको ध्यान रख लेना है। एक है तांत्या टोपे। तांत्या टोपे का नाम आपने सुना होगा। इसका मूल नाम एग्जाम में पूछा जाता है। मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसका जन्म 1814 में महाराष्ट्र में हुआ था। तांत्या टोपे का कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। पिता का नाम था पांडुरंग भट्ट, माता का नाम था रुक्मणी। ये राजस्थान में सर्वप्रथम आया था 8 अगस्त 1857 को। और ये भी अंग्रेजों के खिलाफ ही था तांत्या टोपे। सबसे पहले 8 अगस्त 1857 को ये राजस्थान आता है। ये इतना उतारो एक बार, तांत्या टोपे का बेसिक परिचय उतार लो एक बार, है ना। फिर हम आगे पढ़ेंगे तांत्या टोपे राजस्थान क्यों आता है, सबसे पहले राजस्थान में कहां पर आता है, इसकी क्या भूमिका रही इस क्रांति में। सबसे पहले ध्यान रख लेना साथियों, तांत्या जो टोपे है ये राजस्थान में मांडलगढ़ आया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, 8 अगस्त 1857 को। यहां से ये कुआड़ा गांव आता है। कहां पर आता है? कुआड़ा गांव। कुआड़ा गांव से ये यहां से रवाना होता है। 9 अगस्त को ये इसका युद्ध होता है साथियों। यहां पर कुआड़ा गांव में इसकी लड़ाई होती है अंग्रेज अधिकारी मेजर रॉबर्टसन के साथ में। मेजर जो मेजर था रॉबर्ट्स, इसके साथ में तांत्या टोपे का युद्ध होता है। इस युद्ध में तांत्या टोपे हार जाता है। तांत्या टोपे इस युद्ध में हार जाता है, रॉबर्टसन जीत जाता है। फिर यहां से तांत्या टोपे वापस नाथ द्वारा चला जाता है। नाथ द्वारा श्रीनाथ मंदिर है जहां पर, श्रीनाथ मंदिर में चला जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में। यहां से फिर तांत्या टोपे वापस जाता है रूपनगढ़। रूपनगढ़ में रॉबर्टसन इसका पीछा करता है
अरे ये भी क्रांतिकारी था, बाहर से आ गया था यहाँ भड़काने के लिए, है अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, तो इसलिए अंग्रेज इसको रोक रहे हैं। तो रॉबर्टसन फिर इस तात्या टोपे के साथ लड़ाई करता है और रॉबर्टसन फिर इसको तात्या टोपे को पराजित करता है। यहाँ से तात्या टोपे बेचारा परेशान होकर बूंदी चला जाता है। बूंदी के शासक राम सिंह के पास में रहता है। राम सिंह से वापिस ये यहाँ से रवाना होता है और झालावाड़ आ जाता है। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। तात्या टोपे पृथ्वी सिंह के ऊपर आक्रमण करता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता है, झालावाड़ को कब्जे में ले लेता है। यहाँ से फिर उदयपुर चला जाता है और उदयपुर में देखो अंग्रेज इसका पीछा कर रहे थे, परेशान होकर वापस ये ग्वालियर चला जाता है। तो ये तात्या टोपे आया था बेचारा, लेकिन कोई इसका साथ ही नहीं दिया किसी ने, तो वापस चला गया घूम फिर के। तो ये लिखो भाई, तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आया था? मांडलगढ़ में आया था। हाँ, ये भी क्रांतिकारी ही था, अंग्रेजों का दुश्मन था रे, भारतीय था। ठीक है, चलो यहां से देखो, राजस्थान में 8 अगस्त 1857 को सबसे पहले मांडलगढ़ आता है तात्या टोपे। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा नामक स्थान पर रॉबर्टसन से पराजित हो जाता है, रॉबर्टसन के साथ युद्ध होता है। 14 अगस्त को कोठारी नदी के रूपनगढ़ से रॉबर्टसन से दूसरी बार ये पराजित होता है। और 16 अगस्त को नाथ द्वारा में गोस्वामी तिलकायत गिरधारी दास श्रीनाथ जी के दर्शन करवाई। इसको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं, गोस्वामी तिलकायत गिरधारी दास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। नाथ द्वारा के बाद में तात्या टोपे कोठारिया रावत जोध सिंह के शरण में पहुंचता है, लेकिन यहाँ केवल रसद सामग्री इसको मिलती है, रसद खाने को लिए सामान मिलता है। नाथ द्वारा के बाद टोपे बूंदी शासक राम सिंह के पास पहुंचता है। सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ वीर सतसई के अनुसार बूंदी शासक ने 7 लाख का तात्या टोपे को सहयोग भी किया था, 7 लाख रुपए भी दिए थे कि रा तू लड़ अंग्रेजों से। बूंदी के बाद में तात्या ने झालावाड़ के शासक की गोपाल पलटन को पराजित किया, झालावाड़ के शासक को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद में ब्रिगेडियर पारक की सेना के पहुंचने पर तात्या उदयपुर चला गया और यहां पर पीछा करने के बाद तात्या परेशान होकर वापस ग्वालियर एमपी चला जाता है। हाँ, तो तात्या टोपे राजस्थान में दूसरा आगमन, दूसरी बार राजस्थान वापस आ जाता है। दूसरी बार ये प्रवेश करता है राजस्थान में बांसवाड़ा के रास्ते। किस रास्ते से? बांसवाड़ा के रास्ते। दिसंबर 1857 में ये मेवाड़ में वापस प्रवेश करता है तात्या टोपे। पहली बार भीलवाड़ा आया था, ध्यान रख लेना, और दूसरी बार राजस्थान वापस आता है। एक बार चला जाता है फिर वापस आता है बांसवाड़ा के रास्ते, है ना, दक्षिणी राजस्थान से। दिसंबर 1857 में मेवाड़ के क्षेत्र में प्रवेश करता है वापस। उतारो एक बार। ग्यारह दिसंबर 1857 को लक्ष्मण सिंह को हटाकर यह अधिकार कर लेता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ पहुंचता है। यहां दिसंबर 1857 में मेजर रॉक की सेना को पराजित करता है। मेजर रॉक अंग्रेजों की सेना को हराता है। राज्य के बाद तात्या टोपे जनवरी 1858 में सेलुम्बर और बेंडर के रास्ते वापस टोंक आ जाता है, टोंक पहुंचता है। जनवरी 1858 में मीर आलम खां के सहयोग से तात्या ने बनास नदी के अमीरगढ़ युद्ध में वजीर खां के सेनापति फैजुल्ला खां को हराकर अमीरगढ़ टोंक पर कब्जा कर लिया। अमीरगढ़ टोंक पर कब्जा कर लेता है। 6 माह तक ये टोंक पर इसने शासन किया। 6 महीने तक टोंक पर क्या करता है? शासन करता है। अगस्त 1858 में जयपुर के मेजर ईडन से पराजित होकर तात्या नरवर के जंगलों में चला जाता है, नरवर के जंगलों में चला जाता है। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या को गिरफ्तार कर लिया। ये मानसिंह नरूका ये धोखेबाज निकला, ये अंग्रेजों को बता देता है भाई तात्या कहां पर है कि नरवर के जंगलों में छुपा हुआ है। फिर तात्या का अंग्रेज पीछा करते हैं और इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। देखो, ऐसे क्रांतिकारी मारे गए, अपने अपने विश्वासघाती निकले सारे के सारे। तात्या टोपे को क्या दे दी गई भाई? फांसी दे दी गई। तो ये 1857 की क्रांति में इसका काफी रोल रहा था, ध्यान रख लेना। उसके बाद भी अंग्रेजों को इसने परेशान किया था भारत से खदेड़ने के। नोट, टोंक का प्रमुख क्रांतिकारी मीर आलम खान था। टोंक के विद्रोह में महिला और बच्चों ने भी भाग लिया था। टोंक में जब विद्रोह हुआ था, ध्यान रख लेना, इस विद्रोह में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया था।
अब देखो जवाहर जी और डूंगर जी, जवाहर जी और डूंगर जी जिन्हें 1857 की क्रांति का क्या कहते हैं, देवता कहा जाता है, सिक्कर, ये कहाँ कहते हैं, सिक्कर कहते हैं। पूछा जाता है बटोट गांव सिक्कर में जन्म होता है। वास्तविक नाम डूंग जी का तो था बलजी, और जवाहर जी का तो बलजी था, और डूंगर जी का था भूर जी। जवाहर जी और डूंगर जी है ना। सहयोगी, इनके सहयोगी थे लोटिया जाट, सावंत मीणा, करणिया मीणा, ये इनके सहयोगी थे। ये पहले देखो लुटेरे थे, ये अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, है ना। जवाहर जी डूंगर जी को लूटपाट का देवता कहा जाता है, लूट मार करते थे ये, अमीरों से धन लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे। 1838 से 46 के बीच आगरा जेल में इनको कैद रखा गया। 1846 में करणिया मीणा और लोटिया ने इनको आज़ाद करवा दिया, है ना। लोटिया जाट और करणिया मीणा ने इनको क्या करवा दिया, वापिस आगरा जेल से इनको आज़ाद करवा दिया। 1846 ईस्वी में सेवर भरतपुर जेल को लूटा, भरतपुर जेल को लूटा इन्होंने, लुटेरा कहा जाता है इनको। 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा, नसीराबाद छावनी को भी लूट लिया, सिक्कर के थे ये लुटेरे दोनों। ये 36,000 रुपए लूट कर धनोप माता मंदिर में पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं। देखो नसीराबाद में कप्तान एडवर्ड की इन्होंने हत्या कर दी। तो इस प्रकार से खूब मजे मारे इन्होंने। एक देखो नाम मिलता है अमरचंद बाटिया, अमरचंद बाटिया, इनका जन्म 1793 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। इनके पिता थे वो ज्वेलरी का व्यवसाय करते थे, सुनार थे, सोने का व्यापार करते थे इनके पिताजी अमरचंद बाटिया, है ना। इनके पिता बीकानेर से ग्वालियर चले जाते हैं। पिता पहले बीकानेर में रहते थे, इनका बीकानेर में जन्म हुआ, बाद में इनके पिताजी ग्वालियर चले जाते हैं। ग्वालियर में सिंधिया राजवंश था और राजकोष को अमरचंद के पिता संभालते थे। ग्वालियर में जो राजवंश था साथियों, ये सिंधिया राजवंश था, और यहाँ का जो जितना भी राजकोष था, है ना, पूरा माल, वो अमरचंद अमरचंद के पिता संभालते थे, ध्यान रख लेना। तो अब अमरचंद भाई ये गड़बड़ करेगा, क्या करेगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कपड़म शहीद मंगल पांडे सबसे पहले शहीद कौन हुए थे, ध्यान रख लेना। क्या लिखा है 1857 क्रांति में राजस्थान में सबसे पहले शहीद, आपको पूछे कि 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले शहीद कौन हुए थे, तो ये मंगल पांडे हुए थे। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अमरचंद बाटिया को कहा जाता है, अमरचंद बाटिया को कहा जाता है 1857 की क्रांति का भामाशाह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो क्यों कहा जाता है, आगे देखो यहां लिखा भी है। 22 जून को इनको फांसी दे दी गई, 22 जून 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। जो ग्वालियर के, देखो इनके पिताजी थे वो ग्वालियर का राजकोष संभालते थे, तो ग्वालियर का राजकोष 8 जून 1858 को इन्होंने लूट लिया, अमरचंद ने लूट लिया है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इन्होंने सहायता की थी, इनको सोना और धन दौलत दिया था अमरचंद ने, इसलिए अमरचंद बाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। बाद में झांसी वाली रानी ये खूब लड़ी थी अंग्रेजों से। 22 जून को 1857 को फिर अमरचंद बाटिया को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद बाटिया को, राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है, ये आप ध्यान रख लेना। पहले भामाशाह कौन थे, पहले भामाशाह जिन्होंने महाराणा प्रताप को धन दिया था, वो भामाशाह ने दिया था संकट में महाराणा प्रताप को। और 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को धन दिया था अमरचंद बाटिया ने, क्रांतिकारियों की सहायता की थी इन्होंने, है ना। तो इनको भी मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाए, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले फांसी दी गई थी अमरचंद बाटिया को, और भारत में मंगल पांडे को दी गई थी, हम पहले पढ़ चुके हैं। और राजस्थान का दूसरा भामाशाह इन्हें कहा जाता है अमरचंद को, ये उतारो आप। हाँ ये इधर भी उतार लो आप, जो उतारना चाहता है साथी, रोक के उतार लिया करो भाई, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1857 की क्रांति हमने सारी पढ़ ली, जहां जहां पर भी विद्रोह हुआ, जब जो भी हुआ, इस क्रांति का परिणाम क्या निकला। क्रांति तो हो गई, क्रांति का परिणाम क्या निकला। क्रांति में नेतृत्व का अभाव था। कोई देखो पूरी क्रांति हुई अलग अलग छावनियों में, अलग अलग जगह, लेकिन क्रांति में कोई एक लीडर नहीं था देश के अंदर, इसलिए क्रांति असफल रही। परिणाम क्या निकला, क्रांति क्या रही रे, असफल रही, सफल नहीं हुई क्रांति। अंग्रेज नहीं गए रे भारत से, क्रांति में नेतृत्व का अभाव था। क्रांति का निश्चित समय पर प्रारंभ नहीं हुई,
निश्चित तिथि रखी गई थी 31 मई, इससे पहले ही क्रांति शुरू हो गई। यानी एक तिथि रखी गई थी भाई, इस तिथि को क्रांति शुरुआत करेंगे, क्रांति की सभी एक साथ में करेंगे, लेकिन क्रांति एक साथ में शुरू नहीं हुई, अलग अलग जगह हुई, इसलिए अंग्रेजों ने दबा दिया क्रांति को वापस। देशी रियासत के राजाओं द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया, क्रांतिकारियों का देशी राजाओं ने सहयोग नहीं किया। जो शिक्षित वर्ग थे, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग थे, उनका क्रांति के प्रति उदासीन रवैया रहा, यानी उन्होंने बिल्कुल साथ ही नहीं दिया। पढ़े लिखे लोगों को कोई मतलब नहीं था, उन्होंने कहा ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हम खुश है। हथियारों का अभाव था, हमारे जो सैनिक थे, हमारे सैनिकों, भारतीय सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, तो इस कारण से भी क्रांति असफल रही। कुल मिलाकर क्रांति क्या रही? असफल रही। असफल रहने के बहुत सारे कारण है। क्रांति निश्चित समय से पहले शुरू हो गई, क्रांति में नेतृत्व का, लीडर का अभाव था। देशी जो राजा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग दे दिया, है ना, अंग्रेजों का साथ दिया। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नौकरी वाले लोग थे, उन्होंने बिल्कुल, उनका उदासीन रवैया रहा, उन्होंने कोई मतलब नहीं था, उनको हथियारों का कमी थी। तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण क्रांति क्या रही? अपनी असफल रही। उतार लो एक बार, ये कारण पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो एक बार आप नोट कर लो भाई। अब देखो, इस क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? क्रांति से असफल जरूर हुई, लेकिन क्रांति का मतलब होता है बदलाव, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ है। क्या बदलाव हुआ? भारत का जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया, कि भारत का शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी, ब्रिटेन की महारानी चलाएगी। ठीक है भाई। गवर्नर जनरल का पद है वो समाप्त कर दिया गया, और वाइस राय का पद नया सर्जन किया गया, कि गवर्नर जनरल को हटा दो और वाइस राय का नया पद अंग्रेजों ने सर्जित किया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, है। और प्रथम वाइस राय कौन बना? ये लॉर्ड कैनिंग बना, इसी को बना दिया गया। स्वतंत्रता के प्रति जन जागृत, यानी लोग स्वतंत्रता के प्रति जागृत हो गए थे इस क्रांति का। लोगों में एक जागृति पैदा हुई कि भाई अंग्रेजों को भगाना है, हमें आजाद होना है, स्वतंत्र होना है, अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहना है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कुछ कथन है जो आप ध्यान रख लेना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कथन कहा है। वीडी सावरकर ने कहा है कि इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ध्यान रख लेना, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था आजादी के लिए, वीडी सावरकर ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रथम प्रयास था, ये आजादी के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का हमारा प्रथम प्रयास है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अशोक मेहता और बजामिन ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, कि ये राष्ट्र का एक विद्रोह था। LER रीज ने ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था, कि ये धर्म युद्ध था। सर आउटरम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम विद्रोह का। जॉन होम्स लॉरेंस और जिले ने सैनिकों का विद्रोह का। मजूमदार ने कहा कि न तो राष्ट्रीय है ना सैनिक है, न ही ये जन विद्रोह था, है ना, न राष्ट्रीय न सैनिक न जन विद्रोह था। इस क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये ध्यान रख लेना, पूछा जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई, इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पारमस्टीन था। कौन था भाई? ध्यान रख लेना, पारमस्टीन इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री था जब क्रांति हुई थी। तो अलग अलग नामों से इस क्रांति को जाना जाता है। हम 1857 की क्रांति बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि सैनिकों ने विद्रोह किया था, कोई बोलते हैं हिंदू मुस्लिम विद्रोह था, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें हैं इस क्रांति के बारे में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रथम हमारा प्रयास था। तो अलग अलग लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये थी अपनी 1857 की क्रांति, जो हमने पूरी कर ली भाई 1 घंटे की क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। इससे बाहर कोई सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ध्यान से पढ़ लेना साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना।